सो हेलो मेरे चैम्पियंस, वेलकम बैक टुडे। एंड अभी तक हम कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर, जो कि आपके फाउंडेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड कहीं ना कहीं आपको अच्छी खासी मिनिमम हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 15 मार्क्स की वेटेज आपको दिला देगा एग्ज़ाम में। मैंने अभी तक 2 पार्ट शूट कर चुके हैं। 2 पार्ट में हम बेसिकली अभी तक क्या टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हम सबसे पहले कंपनी पढ़ चुके हैं कि दैट कंपनी क्या होता है एंड हाउ कंपनी फंक्शंस। सेकंड हमने चीज़ पढ़ ली है दैट शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं। एंड हमने कल आई मीन लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ लिया था दैट जो कंपनी शेयर्स इशू करती है वो कैसे इशू करती है, हाउ शेयर्स आर इशूड एंड हाउ कैपिटल इज़ रेज्ड थ्रू शेयर्स। तो अभी तक हम ये सारे पार्ट कवर कर चुके थे। अगर आपने नहीं करे हैं तो मेक श्योर कि आप वो लेक्चर्स देख करके आओ। वो प्योर प्रैक्टिकल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है दैट अगर आपको बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हो इशू ऑफ शेयर्स तो आपको वो चीज़ एटलीस्ट पता होनी चाहिए। एटलीस्ट पार्ट 2 आप बिल्कुल देख करके आना, सो दैट कि आप इस चैप्टर को आगे फॉरवर्ड मूव कर सकें। इस चैप्टर पे आज हम प्रॉपरली बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। जितनी भी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी प्रैक्टिकल पार्ट को सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में कवर करवा चुका हूँ। सो आप प्लीज़ एक बार वो चीज़ देख करके आना। अब अगर हम चैप्टर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो इशू ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें बेसिकली सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जनरल एंट्रीज़ करनी है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है बेसिक जनरल एंट्री। बेसिक जनरल एंट्री, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़नी क्या है, बेसिक जनरल एंट्री पढ़नी है। यही कुछ 3 से 4 जनरल एंट्रीज़ होती हैं, वो बेसिक जनरल एंट्रीज हैं, उसी के बेस पे पूरे चैप्टर्स फॉर्म हो रखा है। फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे इसमें आ जाते हैं प्रीमियम वाला केस। जब हम शेयर्स को एज अ प्रीमियम इशू करते हैं, इसमें आ जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस। अंडर सब, आई एम राइटिंग इट एज अंडर सब। देन आ जाता है ओवर सब, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस। फिर इसमें एक टॉपिक फोर फीचर का भी आ जाता है, फोर। एंड इसमें एक टॉपिक री इशू का भी आ जाता है। इसमें री इशू, फोर फीचर, ये चीज़ें क्या होती हैं इस चीज़ को हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। बट अभी अगर मैं आपको हल्का बहुत आइडिया दे दूं तो बेसिकली जनरल एंट्रीज इज़ लाइक हमने शेयर्स इशू करे एंड कैपिटल को रेज किया, तो उसकी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। प्रीमियम इज़ अगर हम शेयर्स को एक हाइक्ड प्राइस पे इशू करते हैं, नॉर्मल जो प्राइस है उस पर ना इशू करके एक बढ़े हुए रेट पे इशू करते हैं, बिकॉज हमारी मार्केट में गुडविल अच्छी होती है, तो दैट इज़ प्रीमियम पे इशू करना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। अब सपोज़ हमने इशू जो करे हैं वो 1000 शेयर्स करे हैं, लेकिन जो पब्लिक थी, पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने करे हैं, पब्लिक ने लेस पब्लिक इंटरेस्टेड थी, सिर्फ 900 शेयर्स ही एक्वायर करें, तो दैट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन बिकॉज हमने 1000 शेयर्स इशू करे लेकिन सिर्फ 900 पीपल्स ने सब्सक्राइब करा है, तो दैट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन। सिमिलरली अगर 1000 शेयर्स इशू करें एंड 1100 पीपल्स अप्लाई कर देते तो इसको क्या बोलते हैं हम, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये हो जाता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, मैंने लास्ट की लेक्चर में आपको बताया था दैट एक जो शेयर्स है उसका अमाउंट जो है कंपनी कॉल करती है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड कॉल्स पे, मतलब फ़र्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल, ऐसे कॉल्स बनाती हैं। तो सपोज़ एक पर्सन ने जिसने शेयर्स एक्वायर करे थे उसने एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया था, अलॉटमेंट का अमाउंट दे दिया था, और जब कॉल्स मांगी गई तो कॉल्स नहीं दे पाया, तो ऐसे केस में कंपनी क्या कर देती है, उसके शेयर को कैंसिल कर देती है। तो दैट कैंसलेशन ऑफ शेयर, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड फोर फीचर ऑफ शेयर, कि अगर हम शेयर को कैंसिल कर देते हैं तो दैट इज़ फोर फीचर। अब यही जो कैंसिल कर चुके हैं शेयर, इनको हम मार्केट में दोबारा इशू कर देते हैं, तो दैट इज़ री इशू, बिकॉज ये शेयर्स को हम दोबारा से इशू कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज री इशू। तो हमें पूरे चैप्टर में यही कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको बेसिक ही जनरल एंट्री आती है तो इस प्रीमियम वाले केस में एक अकाउंट ऐड हो जाता है इन्हीं जनरल एंट्रीज़ में, तो बेसिक यही है। फोर फीचर में भी एक एक्स्ट्रा एंट्री ऐड हो जाती है। अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं है, यही जनरल एंट्रीज़ है, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट हल्का सा आपको ध्यान में रखना है, यही चीज़ है।
तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक जनरल एंट्रीज़। तो सबसे पहले बेसिक जनरल एंट्रीज़ पे जाने से पहले आई वांट कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसे देखो। मैं भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अपने मॉड्यूल से कर लेना, या फिर जो भी आपने स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जिससे भी प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ से कर सकते हो। मैं आपको बट एक आइडिया दे दूँगा, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें कि प्योर क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम के POV के लिए। अगर मैं आपको बताऊं, सपोज़ अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई पर्सन कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो कैसे करता है? सबसे पहले बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे इंट्रोड्यूस करता है एक पर्सन कैपिटल को। कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री यही होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। अगर मैं पार्टनरशिप में बात करूं, पार्टनरशिप में भी ऐसी आती है कैपिटल, बैंक अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सपोज करो कि दैट A एंड B आर द पार्टनर्स, तो ऐसे ही आती है। तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो सेम एंट्री हुई। अब सिमिलरली जो कंपनी का केस है, कंपनी के केस में भी ऐसी ही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं इसको और क्लियर करूँगा, 1 मिनट में कर देना। एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होती है एंट्री। अब बेसिकली देखा जाए तो शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो एक्चुअल में एंट्री कट जाती है। शेयर एप्लीकेशन कट जाता है, नलीफाई हो जाता है इफेक्ट। और एक्चुअल एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन हम डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पैसा नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर इशू करके जो अमाउंट रेज करती है वो टुकड़ों में करती है, ब्रेक डाउन कर देती है। थोड़ा अमाउंट एप्लीकेशन पे आता है, थोड़ा अमाउंट अलॉटमेंट पे आता है एंड थोड़ा अमाउंट कॉल्स पे आता है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, ये लिखना ज़रूरी हो जाता है कि एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है हमें, सो दैट कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि एक शेयर कितना इशू हो गया है। एंड प्लस जो हमें मनी रिसीव हुआ है वो एप्लीकेशन की फॉर्म में हुआ है, वो डायरेक्ट कैपिटल के फॉर्म में नहीं हुआ है। डायरेक्ट कैपिटल में उसको ट्रांसफ़र इसलिए नहीं करते बिकॉज ये शो करना ज़रूरी है, क्योंकि जो डायरेक्ट जो हमने इसमें सोल प्रोप्राइटर में पैसा देखा था कैपिटल इंट्रोडक्शन का, तो एक पर्सन अपने घर से डायरेक्ट पैसा लाता है, उसको बिजनेस में डाल देता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। कंपनी के केस में हम फंड को रेज कर रहे हैं, तो एक पर्सन ने एप्लीकेशन के नाम से पैसा दिया है एंड हमारे कंपनी के POV के हिसाब से देखें तो हमारी जो एप्लीकेशन का पैसा है वो ही कैपिटल का पैसा भी है। अब अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा और डिटेल में करके बताऊं इस चीज़ को, सो आपको अगर मैं एक जनरल आइडिया दूं कंपनीज बैलेंस शीट का, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है। सपोज दिस इज़ योर कंपनीज बैलेंस शीट, ओके। सो आपका इंटरमीडिएट में ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज उसमें कंपनीज़ के ही आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, सो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा उस टाइम पे। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये फर्स्ट हेडिंग होती है। इसमें हमारी सब हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें हमारे फर्स्ट आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, then comes preference share capital, then I can write reserves and surplus, ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज़, सपोजिवली बैंक लोन हो गया एंड डिबेंचर्स हो गए। फिर नेक्स्ट चीज़ इज़ करेंट लायबिलिटीज़, इसका एग्जांपल हम डाल सकते हैं क्रेडिटर्स, ओके। एंड प्रोविजंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। वैसे इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, 1-2 चीज़ें और आती हैं इसमें भी। ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 1-2 हेड्स और सब हेड्स और बन सकते हैं, बट अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 1-1, 2-2 चीज़ें लिख रहा हूँ। एंड अब हम इस बैलेंस शीट को क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। अब इस चीज़ को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं। सेकेंड हेडिंग बनती है हमारी
एसेट्स की। यहाँ पे सबसे पहले आता है नॉन करंट एसेट्स विच वी कैन राइट मशीन, बिल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें और भी आ सकते हैं लाइक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जैसे हम लिख सकते हैं डेटर्स हो गए हमारा, बैंक बैलेंस हो गया हमारा। सो इसका भी हम क्या कर देते हैं यहाँ पे टोटल कर देते हैं। सो नाउ एवरीवन नोस कि जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है एंड जो एसेट साइड का टोटल है वो इक्वल होता है। तो जो हमारी ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, बिकॉज वी नो हमने अभी तक आपने जितने भी बैलेंस शीट बनाई होगी यहाँ पे हम क्या लिखते थे, कैपिटल एंड लाइबिलिटी, एंड यहाँ पे लिखते थे एसेट्स। अगर आपने टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट पढ़ी है तो उस केस में हम क्या लिखते थे, ऐसे करते थे। और यहाँ पे हमारी कैपिटल्स एंड लाइबिलिटीज़ आती थी, यहाँ पे एसेट्स आता था एंड हम एंड में मैच करते थे। लेकिन अब क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है ऐसे टी फॉर्मेट में, जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी पहले आता है, वो टोटल एड अप हो करके यहाँ पे अमाउंट आता है, एंड देन हमारा सेकंड पार्ट आता है एसेट्स का, वो एड अप हो करके यहाँ पे आता है। सो अभी तक मैंने जब आपको बताया कि जब पैसा हमने रेज़ किया तो मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपको पता है जो ये पैसा रेज़ किया है हमने एप्लीकेशन की फॉर्म में, ये क्या पैसा किस चीज़ का है, कैपिटल का है। तो ये अमाउंट कहाँ क्रेडिट साइड में शो होना चाहिए, कैपिटल साइड में, कौन सी, कैपिटल का पैसा है। तो अब यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अमाउंट कहीं भी नहीं है, इक्विटी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी की बात हो रही है। तो ये चीज़ तो लाइबिलिटी हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़, ये तो लाइबिलिटी के हेड हो गए। लेकिन इक्विटी का हेड ये है, दैट इज़ शेयर होल्डर्स फंड। तो इसमें शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज़ वाई वी कॉल इट शेयर होल्डर्स फंड। तो इसलिए इक्विटी का अमाउंट है। अब इक्विटी में क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो हम ये एप्लीकेशन का अमाउंट डायरेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन का हेड बना करके नहीं डाल सकते हैं। हम ये जो रेज़ हमने किया है एप्लीकेशन के फॉर्म में मनी, इस चीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, और जो कि हम कैपिटल अकाउंट यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से शो करते हैं बैलेंस शीट में। अब अगर मैं आपको वापस उस एंट्री पे लेकर के जाऊँ जो हमने अभी तक पास करी थी, इस एंट्री को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो ये एंट्री का क्या हो जाएगा, नल इफेक्ट हो जाएगा। एंड एक्चुअल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड जस्ट लाइक हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, जस्ट लाइक पार्टनरशिप, बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। एंड सिमिलरली कंपनी में भी हो गया बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कैपिटल शेयर की फॉर्म में होती है, दैट इज़ वाई वी यूज़ शेयर अमाउंट, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट। सो फर्स्ट एंट्री हमारे कंपनी अकाउंट्स में मनी रेज करने की यही होती है। वेरा सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है, अब देखो अगर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो इन चीज़ को, सेकेंड एंट्री होती है हमारी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसको अगर मैं पूरी कंप्लीट कर दूं, सो ये जो एंट्री है, अब मैंने आपको बताया कि जो पैसा आता है वो किस में आता है, पहले एप्लीकेशन की फॉर्म में आता है, फिर अलॉटमेंट की फॉर्म में आता है, फिर कॉल्स की फॉर्म में आता है। अब जो अमाउंट रिसीव हुआ है आपको, एप्लीकेशन वाली एंट्री आपको समझ आ गई होगी, दैट एप्लीकेशन का पैसा है तो हमने लिखा बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई बैंक्स में पैसा आया है और किसके फॉर्म में आया, एप्लीकेशन की फॉर्म में आया। अब जो एप्लीकेशन का पैसा है वो एप्लीकेशन का नहीं है, वो कैपिटल का है, तो हमने उसको कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, एज सिंपल एज इट इज़। अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहले मैंने एंट्री करी है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और फिर मैंने एंट्री करी है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। यानी इस एंट्री में क्या हुआ है, पैसा रिसीव हुआ है, और पहले हमने क्या कर दिया है, अलॉटमेंट से पहले ट्रांसफ़र कर दिया है शेयर के कैपिटल अकाउंट में। सो अगर आप ध्यान से सोचो तो ये इस सी एंट्री का रिवर्स वाला है, कि पहले ये वाली एंट्री मैंने कर दी है, जस्ट एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट अमाउंट लिख दिया है, एंड ये वाली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट बाद में कर दिया। तो ये इस चीज़ का मतलब क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि
एप्लीकेशन के टाइम पे पर्सन ने अप्लाई किया था, तो उसने अपनी एप्लीकेशन लिखी थी कंपनी को एंड उसके साथ एक अमाउंट भेजा था। बट इन केस ऑफ अलॉटमेंट के केस में कंपनी ने डिमांड करी है, तो कंपनी ने अगर डिमांड करी है तो कंपनी हमेशा उस चीज़ को क्या करती है, अमाउंट को ड्यू करती है। ड्यू कैसे करती है? सिंपली अगर मैं बोलूँ तो आपको पता है कि प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है अकाउंट्स का, कि एंटिसिपेट ऑल लॉसेस एंड इनकम्स को भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस को एंटिसिपेट करना इज़ कंपलसरी। लेकिन इस केस में क्या है, कंपनी की इनकम है, अलॉटमेंट के फॉर्म में कंपनी को पैसा आने वाला है, तो कंपनी 100% श्योर है कि अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा कॉज कंपनी ने कैपिटल रेस करी है। तो नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो इसीलिए कंपनी ने पहले अलॉटमेंट का अमाउंट क्या कर दिया है, ड्यू कर दिया है। दिस इज़ द एंट्री फॉर ड्यू। कंपनी ने ये एज्यूम कर लिया है कि मेरे पास अलॉटमेंट का अमाउंट आने वाला है, अलॉटमेंट अकाउंट को क्रिएट कर दिया है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रिएट कर दिया है एंड ये एज अ कंपनी ने इनकम शो कर दी है। अब इस चीज़ पे जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट ये चीज़ यहाँ पे हुई रिसीव, तो मनी रिसीव करने की एंट्री यहाँ पे है। तो बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो एंट्री वही हो रही है, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है कैपिटल के नाम का, तो बैंक टू शेयर कैपिटल एंट्री होनी चाहिए, वही एंट्री हुई है। बट शेयर एप्लीकेशन के फॉर्म में मनी रिसीव हुआ है, इसलिए पहले एप्लीकेशन अकाउंट आया और फिर एप्लीकेशन अकाउंट से शेयर कैपिटल में गया है। अब सेकंड टाइम पे फिर अलॉटमेंट जो मनी रिसीव हो रहा है, अलॉटमेंट मनी रिसीव जो हो रहा है वो भी क्या है, कैपिटल का एक पार्ट है। तो हमने एंट्री तो वही करनी है, बैंक टू शेयर कैपिटल, लेकिन फिर हमने थोड़ा घुमा करके करी। पर इसमें घुमा करके क्या करी है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव हुआ है और फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यही किया है। लेकिन हमने इस चीज़ में क्या कर दिया है, पहले ड्यू की एंट्री कर दी है, देन हमने क्या करा है, मनी रिसीव होने की एंट्री करी है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। यही दो एंट्रीज जो थी वो आपकी मेन थी। अब आपको मैं अगर लेकर के चलूँ तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ फर्स्ट कॉल्स की एंट्री पे। अब अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको और अच्छे से लिख दूँ आपके लिए, जो बेसिक जनरल एंट्रीज आप एक बार रिवाइज कर पाओ, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस इज़ आवर फर्स्ट एंट्री। ये हुआ है एप्लीकेशन का अमाउंट, यहाँ पर नरेशन लिख सकते हो आप, बीइंग द एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव एंड एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। दिस इज़ हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड चीज़ क्या है, हमारे पास जो पैसा आता है वो किसके फॉर्म में आता है, अलॉटमेंट के फॉर्म में आता है। लेकिन अलॉटमेंट अपने आप नहीं आता है, कंपनी को डिमांड करना पड़ता है। तो अलॉटमेंट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसकी नरेशन मैं बताऊं तो बीइंग द अलॉटमेंट अमाउंट मेड ड्यू, आप ये नरेशन लिख सकते हो अगर आपको समझ आ रही है तो। एंड ऑब्वियसली जनरेटिव में नरेशन लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे आएगा हमारा अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अगर मैं आपको थर्ड एंट्री, अब थर्ड एंट्री आप खुद भी बना सकते हो। अब थर्ड एंट्री किस चीज़ की आती है, कॉल्स की एंट्री आती है। अब मान लो कंपनी ने फर्स्ट कॉल करा है, तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल करा है तो क्या किया है, कंपनी ने पैसा रिसीव इनवाइट किया होगा, तो कंपनी इस फर्स्ट कॉल को भी क्या करेगी, ड्यू करेगी, क्योंकि कंपनी का ही फर्स्ट कॉल भी कंपनी की कैपिटल का ही पैसा है, लेकिन वो ब्रेक करके कर रही है, इसलिए सबसे पहले एप्लीकेशन की फॉर्म में रिसीव किया, फिर अलॉटमेंट की फॉर्म में रिसीव करा। अब कंपनी किसके फॉर्म में रिसीव कर रही है, फर्स्ट कॉल की फॉर्म में रिसीव कर रही है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। क्योंकि मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो जब आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी कि कंपनी फंक्शन कैसे करती है, तो मैंने आपको ये चीज़ सबसे पहले बताया था दैट एक जो इंटरेस्टेड पर्सन होता है वो कंपनी को क्या लिखता है, एप्लीकेशन लिखता है अलॉन्ग विद द अमाउंट जो कि कंपनी ने आस्क किया होता है।
तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास अपने आप आता है। दैट इज़ वाई उसमें पैसा रिसीव होने की एंट्री पहले होती है और बाद में हम उस चीज़ को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने की एंट्री करते हैं। लेकिन अलॉटमेंट में और जो भी कॉल्स हम करते हैं उसमें क्या है, कंपनी पहले अमाउंट को ड्यू करती है। एक तरीके से कंपनी पहले आपके पास ये बिल भेजती है कि अब आपको ये चीज़ पे करनी है। जैसे हमारे घर पर बिजली का बिल आता है ना, तो हम ऐसे ही पहले थोड़ा पे कर देते हैं, पहले बिल आता है फिर उस बिल के हिसाब से हम पे करते हैं। तो सिमिलरली अलॉटमेंट के केस में भी कंपनी क्या करती है, पहले आपको ये चीज़ बताती है कि आपको अलॉटमेंट का अमाउंट देना है, तो इसीलिए पहले एंट्री ड्यू की आती है और फिर बाद में जब हमारे पास हमारे पास बिल आ जाता है तब जा कर के हम इलेक्ट्रिसिटी की बिल की पेमेंट करते हैं। तो सिमिलरली जब कंपनी ने मुझे बता दिया कि मुझे अलॉटमेंट का अमाउंट देना है, तब जा कर के मैंने किसकी पेमेंट करी, अलॉटमेंट की, और तब जा कर के कंपनी को क्या हुआ, रिसीव हुआ। अब सिमिलरली कॉल्स की एंट्री, तो कॉल्स की एंट्री आप खुद भी बना सकते हो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये चीज़ तो आपको आ ही गई होगी क्योंकि फ़र्स्ट कॉल की फॉर्म में पैसा आ रहा है एंड ये पैसा किस चीज़ का है, कैपिटल का है। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। इसमें भी आप नरेशन ये लिख सकते हो, बीइंग द फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। ठीक है, अब अगर हम पैसा रिसीव होने की एंट्री करेंगे, अब फर्स्ट कॉल का जो पैसा रिसीव हो जाएगा तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। एज सिंपल एज इट इज़। सो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ड्यू की एंट्री करनी है, फिर रिसीव की एंट्री करनी है। अलॉटमेंट के केस में भी ड्यू की एंट्री करनी है, फिर रिसीव की एंट्री करनी है। लेकिन एप्लीकेशन के केस में सबसे पहले रिसीव हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं। यू गेटिंग इट? तो बस यही कॉन्सेप्ट था, यही जनरल एंट्रीज़ हैं। अब यही जनरल एंट्रीज़ आप कॉपी पेस्ट भी करके आओगे एग्ज़ाम में और बस अमाउंट ध्यान से लिख दोगे तो यू विल गेट द मार्क्स। तो मैं यही कह रहा था दैट ये कंपनी अकाउंट्स काफ़ी ईजी हो जाता है। अब इस चीज़ का हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कल, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में, सो दैट कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, उसको उससे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है एंड कैसे जनरल एंट्रीज़ में पुट करना है। उसके बाद मैंने आपसे जो भी ये टॉपिक्स डिस्कस करें, मैंने आपको बेसिक जनरल एंट्री बता दी है। इसको लेकर के हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको प्रीमियम वाले टॉपिक क्लियर करूँगा, इससे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे ही सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट गाइज एंड मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट। जो भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो भी आपको आपके सजेशंस हैं, तो मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।